बंगाल एक बार फिर से चुनावी समर में खड़ा है, जहां एक और दीदी की ललकार है तो दूसरी ओर मोदी की हुंकार। एक और इतिहास बनाने की जिद है तो दूसरी ओर इतिहास बदल देने का जज्बा। 34 साल की वामपंथी शासन का किला मिट्टी में मिला देने वाली ममता बनर्जी अपनी चतुर्गणी सेना को साथ लिए खड़ी हुई, तो दूसरी ओर बीजेपी इसी चतुर्गणी सेना के दो सेनापतियों को अपने साथ मिलाकर दीदी का किला ध्वस्त करने का प्लान बना चुकी है। तो आज हम पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसी लड़ाई को डिकोड करने वाले हैं हर तरह से, लेकिन उसका एक मुख्य एजेंडा भी है। बताऊंगी आपको पश्चिम बंगाल के करीब 3.5 करोड़ महिला वोटर्स कैसे इस रण में गेम चेंजर बनने जा रही है। बंगाल के सियासी कुरुक्षेत्र में दोनों ओर से सेनापति अपनी चतुर्गणी सेना के साथ आ डटे हैं, लेकिन इस सेना में कुछ समानताएं भी हैं। उनमें से एक है महिला वोटर्स। देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि हमारी ताकत महिला वोटर्स है। ममता बनर्जी आज भी जो जीत के लिए कॉन्फिडेंट हैं या टीएमसी है, तो वो इसीलिए कि महिला वोटर्स उनको साथ देंगे। पिछली बार भी दिया, तो इस बार नरेंद्र मोदी को भी ये लगता है कि जब देश के दूसरे राज्यों में महिला वोटर्स ने इतना जबरदस्त सपोर्ट किया तो बंगाल में क्यों नहीं। इसीलिए दोनों महिला वोटर्स को अपनी ताकत मानते हैं और इस वक्त देश में महिला वोटर्स आमतौर पर नरेंद्र मोदी की सपोर्टर मानी जाती है, लेकिन बंगाल में दीदी पर महिला वोटर्स की ममता उतनी ही जबरदस्त है। तो सवाल यह है कि क्या इस बार बीजेपी महिला वोटर्स को वो सपोर्ट ले पाएगी बीजेपी कि दीदी का किला ढह सके। इतना सपोर्ट महिला वोटर से मिल पाएगा? मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि उसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े भी दिखा देती हूं। देखिए, हालांकि इसका कोई सटीक आंकड़ा होता नहीं है कि किस राज्य में महिलाओं ने किस पार्टी को वोट किया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे 1962 से, यानी जब से चुनाव आयोग ने आम चुनाव में जेंडर के आधार पर वोटिंग पैटर्न का डेटा देना शुरू किया था, नेशनल लेवल पर कांग्रेस महिला वोटर्स की पहली पसंद मानी जाती है। लेकिन 2019 में पहली बार बीजेपी महिला वोटर्स की सबसे अधिक संख्या हासिल करने वाली पार्टी बनी। नरेंद्र मोदी सरकार की विमेन सेंट्रिक स्कीम्स ने न सिर्फ महिलाओं को वोट करने के लिए घर से बाहर निकाला, बल्कि उनके बीच बीजेपी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा। और खासतौर पर नरेंद्र मोदी का, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जब उनके खाते में पैसा जाना शुरू हुआ महिलाओं को, और सबसे बड़ा आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी आए तो वो चूल्हे से बाहर निकालकर गैस सिलेंडर तक लेकर आए, शौचालय बनाए गए। तभी से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ी और जाहिर तौर पे महिलाओं का जो वोट वाला पैटर्न भी बदला। देखिए, एक सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 31 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया था, जो कुल मतदाताओं का लगभग 48.7% माना जाता है। और इसी चुनाव में बीजेपी को 36% वोट महिला वोटर्स का मिला। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और फिर बिहार, हर जगह महिला वोटर्स ने बीजेपी और सहयोगी दलों की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। और जहां नहीं निभाई वो था झारखंड। झारखंड में महिलाओं ने तय किया कि उनको जेएमएम के साथ जाना है, तो बीजेपी जीत नहीं पाई। इसलिए बीजेपी को ये बेहतर तरीके से पता है कि अगर महिलाओं का साथ मिला तो बम्पर जीत, और नहीं मिला तो सत्ता से बाहर। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा विधानसभा, जैसे जिक्र कर लें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में खासकर ग्रेजुएट और उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं ने बीजेपी को 54% वोट दिया। और इसी तरह महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में माझी लाड़की बहन योजना भी गेम चेंजर था। महाराष्ट्र के इस चुनाव में 4.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले और 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महिला मतदाता का मतदान प्रतिशत 59.26% था, जो 2024 के विधानसभा चुनाव में 65.21% रहा। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में 5.95% महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया, जिसका फायदा भी सीधे तौर पर बीजेपी गठबंधन को मिला। आप आंकड़ों के साथ समझ सकते हैं। अभी हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में भी महिला वोटर्स ने नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी गठबंधन पर भरोसा जताया। और कहने की जरूरत नहीं है कि महिला वोटर्स अब चुनाव दर चुनाव निर्णायक होते जा रहे हैं।
और पश्चिम बंगाल इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि एक तो वहां पर ममता बनर्जी, इतना लंबा शासन, महिला अस्मिता की बात वो करते हैं, तो उनको ये लगता है कि अब तक महिलाओं ने मुझे सपोर्ट किया तो अब भी करेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है जब देश के दूसरे राज्यों में महिला सपोर्ट इतना मिल रहा है, इतनी सारी योजनाएं, तो पश्चिम बंगाल में इस बार खेला महिला ही करेंगी। और जाहिर तौर पे खेला तो महिलाएं ही करेंगी, क्योंकि इस पूरे पैटर्न से ये तो समझ आ रहा है कि वो जाति और धर्म से बियॉन्ड जाकर ये जो वोटिंग पैटर्न है ये महिलाओं ने बदला है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा होगा, ये बीजेपी उम्मीद लगा रही है। पर यहाँ की कहानी जरा अलग है। यहाँ महिला वोटर्स बंगाली अस्मिता, लोक लुभावन योजना जो अब तक चली आ रही हैं, उनके नाम पर दीदी के साथ जुड़ी रही हैं। दीदी की योजना है लक्ष्मी योजना, जिसमें पहले 500 रुपये मिलते थे, फिर उसे 1000 कर दिया, फिर 1500 कर दिया, और महिलाएं और परिवार जुड़े हुए हैं। जैसे एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो चारों के खाते में 1500 रुपये अब तक जाते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट है कि अगर और कुछ नहीं है तो महिलाओं के खाते में इतने पैसे तो आ रहे हैं। तो आंकड़े हैं कि हकीकत आपको बताते हैं। जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 53% महिलाओं ने टीएमसी को वोट किया था, जो 2019 की तुलना में 11% अधिक रहा। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से ज्यादा रही। और ममता बनर्जी ने महिला वोटर्स की अहमियत को समझते हुए विमेन सेंट्रिक स्कीम्स लॉन्च की, और जिसका फायदा उन्हें मिलता भी रहा। रूपश्री योजना के तहत पश्चिम बंगाल में दीदी ने अब तक 22 लाख, लगभग 22 लाख महिलाओं की शादी के समय 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की है, जिसमें सरकार के 5,558 करोड़, लगभग बात कर रही हूं मैं, रुपए खर्च हुए। फिर कन्याश्री योजनाओं ने बालिकाओं की शिक्षा को नया आधार दिया। ये सब विमेन सेंट्रिक है, और लगभग 1 करोड़ छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता दी गई, और जिस पर 16,554 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च सरकार का हुआ है। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME में राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर था, जहां भारत के कुल महिला स्वामित्व वाले MSME का 23.42% हिस्सा पश्चिम बंगाल में। सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़ी महिलाओं के लिए मुक्तिर आलो योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई, और साल 2025 तक इस योजना पर 1.47 करोड़ रुपए का खर्च भी सरकार ने किया, जिससे हजारों महिलाओं को कौशल विकास और आत्मनिर्भर का जो अवसर है वो मिला है। और इसके अलावा लक्ष्मी भंडार योजना, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। और इन योजनाओं ने पश्चिम बंगाल की महिला वोटर्स को ममता बनर्जी पर ममता बनाए रखने मुरीद बना दिया है। लेकिन अब बीजेपी इस वोट बैंक को साधने में और सेंधमारी लगाने में काम कर रही है। देखिए, बीजेपी की ओर से महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए, अच्छा ये मैं आपको बताऊंगी बीजेपी क्या कर रही है, उससे पहले समझने की जरूरत है कि पिछले कुछ सालों में आपने आरजी कर केस देखा, आपने लॉ कॉलेज में जो केस हुआ, तो महिला सम्मान की जो बात आती है वो एक बहुत बड़ा रास्ता समझ लीजिए आप, जो बीजेपी को मिला, जिससे वो बीजेपी महिलाओं को ये कन्विंस कर सकेगी कि क्यों ज़रूरत है अब बदलाव की। तो बीजेपी की ओर से महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए भी संकल्प पत्र में कई बड़े ऐलान करने की प्लानिंग हो रही है। राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। देखिए, वैसे भी बीजेपी ने एक बड़ा नैरेटिव दे दिया है कि राजनीति में 33% आरक्षण। अब ये तो होगा ही इवेंचुअली, ये तो पता ही है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि उन्होंने राज्य सरकार की नौकरियों में भी महिलाओं को 33% आरक्षण, बेरोजगारों को और महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की मदद, 3000 रुपए, और वहां पर जो लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मिल रहा था 1500 रुपए, अब महिलाओं को बीजेपी देगी 3000, सीधा डबल। फिर 5 रुपए में खाने की थाली की शुरुआत, लड़कियों के लिए KG से PG तक, यानी जन्म के बाद जितनी भी पढ़ाई है PG तक वो मुफ्त शिक्षा, सरकारी ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर, और एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू करना। ये जाहिर तौर पे एक अच्छा वो है, क्योंकि वहाँ की महिलाएं इस बात से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंतित होने लगी।
और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग को लागू करने समेत कई वादे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि नाराज है वहां पर सारे कर्मचारी, क्योंकि 6ठा वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है। बीजेपी का ये संकल्प पत्र बंगाल की सियासत की लड़ाई का वो एजेंडा है जिसमें ममता का किला ढह देने की जिद है। और जितने भी नेता जो दिल्ली से और अलग अलग राज्यों से अपने कास्ट समीकरण के हिसाब से अलग अलग जगह जा रहे हैं, वो ये कन्विंस करेंगे परिवार वाइज कि कैसे बीजेपी आएगी तो बदलाव हो। आखिर बीजेपी को इन वादों से बड़ी उम्मीद क्यों है कि ये तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगे वोट के हिसाब से, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, दरअसल बीजेपी पश्चिम बंगाल में आरजीकर रेप कांड जैसी वारदातों को उठाकर ममता बनर्जी के महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। तो अब मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। शिखा चटर्जी, अनीमा दत्त, सुकृति सरकार, मैना मुर्मू, कलिता मांझी, अग्निमित्रा पॉल, मधुमिता घोष और आरजीकर रेप पीड़िता की मां। इन तमाम नाम समेत 32 महिलाओं को बीजेपी ने दिया है टिकट। इस लिस्ट में कलिता मांझी और पानीहाटी से आरजीकर रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया। एक्सपर्ट्स का ये मानना है और खासतौर पर जो बंगाल के एलीट क्लास है उनका ये मानना है कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि एक और जहां कलिता मांझी लोगों के घर में बर्तन धोने का काम करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरजीकर रेप पीड़िता की मां ममता सरकार की मुखर आलोचक रही और जाहिर है उनको टिकट देकर बीजेपी बंगाल में महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती। और इस नाम पर अगर महिला वोटर्स बटी तो बीजेपी को फायदा होना तय। लेकिन कहते हैं ना कि लड़ाई जीतने के लिए तर्कश में एक ही तीर काफी नहीं है, तो बीजेपी के पास इस एजेंडे में दूसरा तीर है सरकारी कर्मचारी। और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 6th पे कमीशन की सिफारिशें नहीं लागू होने दी थी और इसके चलते सरकारी कर्मचारी नाराज हैं। यहां तक कि इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और इस वजह से सरकारी कर्मचारियों का बड़ा तबका उनसे नाराज है। और देखिए, चुनाव जीतना है और रिपीट होना है तो सरकारी कर्मचारियों को अपने साथ होना, और ये तो दशकों से चला आ रहा है कि जब चुनाव होता है उसको बहुत पहले समझ लेते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का मूड कैसा है। तो बीजेपी ने अब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान कर दिया। अमित शाह ने जब वो आखिरी बार गए थे तो उन्होंने कह दिया था कि अगर हम आए तो सीधा 6ठा नहीं 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे, और जाहिर है इसका असर पड़ना तो तय है। पश्चिम बंगाल में करीब 14 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें शिक्षक, गैर शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं, जो 7वां वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से गदगद है। और बीजेपी अपनी कुशल रणनीति से इस मौके को भुनाने को तैयार बैठी है। और एक कहावत है, डर के आगे जीत है। तो पिछले चुनाव के बाद हुई हिंसा के डर को पीछे छोड़कर बीजेपी जीत की मुकम्मल पटकथा लिख रही है। ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि चुनाव के वक्त बंगाल की जेलों में बैठे अपराधियों की एक बड़ी फौज हर जगह से निकल आती है, हर जेल से बाहर आ जाती है। एक जेल से 50-50 गुंडे बाहर निकल आते हैं जो हिंसा करते हैं, और उनके डर से बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर्स घर में छिपे बैठे रहते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं छिपने के लिए। लेकिन चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में डीजीपी बदल दिए गए और कहा जा रहा है कि इस हालात में गुंडे अब जेल की चारदीवारी में ही कैद रहे और बीजेपी के वोटर आजाद। जहां तक बात जीत हार की है तो बीजेपी को अपने दूसरे विरोधियों से भी बड़ी आस है। देखिए, बीजेपी का आकलन ये है दो तरीके से, या तो 1-to-1 फाइट हो बीजेपी वर्सेस टीएमसी तो भी बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि फिर पोलराइजेशन होगा, पूरा जो हिंदू समाज है वो एकजुट होगा। और अगर 1-to-1 फाइट नहीं होती, इस बार चुनाव में लड़ाई अगर आमने सामने की ना होकर त्रिकोणीय और चतुर्कोणीय भी हो जाती है तो भी बीजेपी अपना फायदा मान रही है, क्योंकि अगर समझा जाए तो ममता बनर्जी के कुछ वोटर्स विकास ना होने के चलते, नई फैक्ट्रीज ना लगने के चलते वो वापस लेफ्ट को वोट करना चाहते हैं।
क्योंकि उनके घर के लड़के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, कोई नौकरियां किसी भी तरह से नहीं मिली। तो वो चाहते हैं लेफ्ट के पास जाएं और कुछ चाहते हैं कि कांग्रेस को मौका दिया जाए और कुछ हुमायूं कबीर और ओवैसी को अपने खाते में देख रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है, ममता बनर्जी का वोट ऐसे बंटता है, तो भी बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा और अपने इंटैक्ट वोटर के दम पर बीजेपी बड़ा खेला कर जाएगी। और कहते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो सवाल यह है कि क्या बंगाल बदलाव के लिए तैयार है? फिलहाल ये कहना मुश्किल भी है और एक पत्रकार होने के नाते ये कहना ना मेरा कर्म है और ना ही धर्म। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि इस बार के बंगाल चुनाव में धर्म भी एक फैक्टर है और कर्म भी। और किसका कर्मा नई कहानी लिखेगा, ये 4 मई के नतीजे बताएंगे। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।